हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि प्रकृति से प्राप्त समस्त कार्य प्राथमिक क्रियाओं में शामिल होते हैं, या यूं कहें कि प्राथमिक क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है। प्रकृति हमें उपहार देती है और हम उस उपहार का अपने अनुसार उपयोग करते हैं। आखेट, भोजन का संग्रहण आदि इसी क्रियाओं में शामिल है। साथ ही खनन, मछली पालन, मुर्गी पालन, कृषि भी इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम कृषि से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने दो प्रकार की कृषि, एक स्थानांतरित कृषि और दूसरा जीवन निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम एक अन्य कृषि की चर्चा करने जा रहे हैं, जो रोपण कृषि के नाम से जानी जाती है। तो आइए करते हैं शुरुआत इस चीज की, रोपण कृषि। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया। औपनिवेशीकरण का आशय मतलब उन देशों को अपने अधीन किया था तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है, यानी बड़े स्तर पर की जाने वाली लाभ प्रदान करने वाली उत्पादन प्रणाली। इस कृषि में सबसे बड़ी विशेषता अगर हम बात करें तो इसमें पौधे का रोपण होता है, पौधे को रोपा जाता है। यहां पर पौधे को लगाया जाता है। एक बार बीज डालने के बाद छोटे छोटे जब अंकुर निकल कर आते हैं तो इन अंकुर को यानी इन पौध को इस स्थान से उखाड़कर किसी अन्य स्थान पर लगाया जाता है। यूरोपियन लोगों ने, जिनमें सिर्फ इंग्लैंड के यानी अंग्रेज ही नहीं थे, फ्रांसीसियों, डच, डेनमार्क वासी, जर्मन वासी, तमाम लोगों ने एशियाई और अफ्रीकी देशों को अपने अधीन किया था। भारत भी उनमें से एक देश था जिसको इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बनाया। तो इन उपनिवेशिक देशों में कृषि के विभिन्न अन्य तरीके शुरू किए, जिनमें एक तरीका रोपण कृषि का ही था। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी वे क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र हैं, क्योंकि यूरोप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे भारत का
दक्षिणतम हिस्सा को शामिल किया जाता है। साथ ही अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा उष्णकटिबंधीय देशों में आता है। तो यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास, इनकी पौध लगाई। देखो बात आ गई, पौध लगाई। इसमें पौध लगाई जाती है यानी पौधे को रोपा जाता है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीक के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। मतलब विशाल क्षेत्र में एक समय में एक ही प्रकार की फसल, जिसे बागानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खेत की बजाय बड़े बड़े बागान होते हैं। विशाल क्षेत्र होता है जिसमें एक समय में एक ही फसल को उत्पादित किया जाता है। इसमें श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए होते हैं। श्रमिकों के सस्ते मिलना, हालांकि वर्तमान में ये आवश्यक नहीं कि श्रमिक सस्ते मिल जाएं, लेकिन प्राचीन समय में जब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर अधिकार किया गया था या अफ्रीका को अपने नियंत्रण में लिया गया था, तो इन लोगों से जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था। वेतन कम देते थे और कार्य ज़्यादा करवाते थे, जिससे लागत कम आती थी और मुनाफा अधिक होता था। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौध लगाई। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबर के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिकी वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। यहाँ बाग की जगह आप बागान पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों का अधिकार था, डच वासियों का अधिकार था, डचों का अधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में। अब आप देखो यहाँ पर एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, फेजेंडा क्या है? ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये एक नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, जिन पर अधिकार यूरोप वासियों का है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में ही है। आप देख सकते हैं नीचे एक चित्र के अंतर्गत चाय की पौध दिखाई गई है, चाय के बागान दिखाए गए हैं, ढाल वाले क्षेत्र हैं ये। आप देख सकते हैं स्वतः ही ढाल यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको बहता हुआ, यानी पानी ऊपर से आता है और नीचे बहता हुआ निकल जाता है। क्योंकि चाय के पौधे की विशेषता है कि इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। आप देखो दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, आपको चाय के बागान यानी चाय की फसल ही देखने को मिलेगी। तो आज हमने रोपण कृषि के बारे में पढ़ा। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, चावल के रोपण का कार्य हो रहा है, पौधे को इसमें रोपा
जाता है। तो आज हमने रोपण कृषि के बारे में अध्ययन किया। एक नई कृषि के साथ फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।